हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 कक्षा 10 जो कि इतिहास। ठीक है, क्या देखेंगे? इतिहास। इतिहास इतिहास में चैप्टर 1। ठीक है, यानी पार्ट 1। पार्ट 1 है जो पार्ट 1 का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका हम लोग शॉर्ट समरी करेंगे। ठीक है, शॉर्ट समरी करेंगे इस वीडियो में, कि जैसे कि हम लोग इस वीडियो में पूरे चैप्टर को ही खत्म कर देंगे। कैसे? कि पूरा एकदम छोट छोटी, मतलब इस चैप्टर को बहुत छोट बनाकर इसे खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहाँ राजतंत्र व समाजवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांतियां हुई और यूरोप में राष्ट्र राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। ठीक है, यही देखिए, एक एक पॉइंट से हम लोग कुछ कुछ समझेंगे। ठीक है, जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय यानी कि राष्ट्रवाद कैसे प्रारंभ हुआ, उसका कारण हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण ही वहाँ राजतंत्र व समाजवाद के विरुद्ध अनेक विद्रोह और क्रांति हुई। ठीक है, यानी कि क्रांतियां हुई और यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना संभव हो सकी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है। दिया है राष्ट्रवाद पर आधारित यूरोपीय क्रांतिकारियों के प्रयासों के दौरान फ्रांस के दार्शनिक अर्नस्ट रेनन, ठीक है, ने राष्ट्र के स्वरूप और राष्ट्र की विशेषताओं को अपने व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट किया था। ठीक है, जो एक क्रांतिकारी क्या थे? फ्रांस के दार्शनिक थे। ठीक है, रेनन राष्ट्र के स्वरूप और राष्ट्र की विशेषताओं को अपने व्याख्यान के यानी कि व्याख्या के द्वारा स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, कि व्याख्या के द्वारा क्या किए थे? स्पष्ट कर दिए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राष्ट्रवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति में हुई। ठीक है, मतलब राष्ट्रवाद की सबसे पहली मतलब का जैसे मतलब प्रारंभ हुआ, वो कब हुआ? तो 1789 ईस्वी फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। ठीक है, फ्रांस की इस क्रांति में मध्यम वर्ग की प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, क्या थी? मध्यम, मतलब इस क्रांति यानी फ्रांस की किस किस क्रांति थी? यानी फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग जो थे उनकी प्रमुख भूमिका थी। ठीक है, अब देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास हेतु ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे देशवासियों में एक सामूहिक पहचान की भावनाओं का विकास हो सके। ठीक है, जैसे कि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी, यानी मध्यम वर्ग की तो प्रमुख भूमिका थी। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो थे, वो राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास ऐसे किए, अनेक कदम उठाए जिनके देशवासियों में एक समूह का, यानी कि आप वो ऐसा था, वो हो गया कि हम इस देश के निवासी हैं और यह एक मेरा ये समूह है। ऐसी सब भावनाओं को विकास हुआ। ठीक है, उन लोगों की भावनाओं में क्या हुआ? विकास हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये फ्रांस में नागरिक संहिता। ठीक है, फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 1804 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्या हुआ? 1804 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिया है यूरोपीय महाद्वीपों में कुलीन वर्ग ही सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक वर्ग था। ठीक है, मतलब यूरोप महाद्वीप में जो कौन सा वर्ग सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक वर्ग था? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आप लोगों से, तो कौन वर्ग है? कुलीन वर्ग। कौन? कुलीन वर्ग, जो कि यूरोपीय महाद्वीप में कुलीन वर्ग ही ऐसा सबसे अधिक शक्तिशाली सामाजिक जो वर्ग था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप यूरोप में अनेक नवीन सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, क्या हुआ? वर्गों का उदय हुआ। इनके श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग की विद्रोह और क्रांतियों में विशेष भूमिका रही। ठीक है,
जो इन श्रमिक के वर्ग जो थे मध्यम वर्ग की विद्रोह और क्रांतियों में क्या रहे, विशेष भूमिका रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रासा जैसे वे शक्तियां, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से देश, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रासा जैसी वे शक्तियां जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, किन्होंने नेपोलियन को हराया था, ये ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, प्रासा है। ठीक है, प्रासा जैसी वे शक्तियां, यानी कि ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रासा, ठीक है, किन्हें हराए थे, तो नेपोलियन को हराया था। उनके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने हेतु वियना में मिले। ठीक है, वियना संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। वियना संधि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में हुई थी। में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता ड्यूक मेटरनिख ने की थी। जो वियना संधि हुई थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ड्यूक मेटरनिख ने की थी। वियना कांग्रेस में हुई वियना संधि में फ्रांस को कमजोर करके तथा रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि को शक्तिशाली बनाकर नेपोलियन द्वारा समाप्त किए गए राजतंत्रों को बहाल करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, बहाल करने का क्या किया गया था, किया गया था। इसका उद्देश्य नेपोलियन द्वारा युद्धों के दौरान किए गए बदलावों को समाप्त करना था। जैसे कि जो नेपोलियन आया था, लुई 16वें को हरा दिया था, उसके बाद नेपोलियन ने जो जो सुधार किया, यानी कि जो जो बदलाव किया, उसको क्या करना था, बदलाव को समाप्त करना था। जो नेपोलियन ने बदलाव किया था वो क्या किया था, मतलब करना था, तो उसे उसे ही समाप्त करना था। ठीक है, और देखिए जो ऑस्ट्रिया, रूस, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्र एक था, एक धुरी राष्ट्र था। ठीक है, उसी में ये लोग बटे थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद सामने आई थी। ठीक है, फिर से पढ़कर देख लेते हैं। 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में क्रांतिकारियों का प्रमुख उद्देश्य उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करना था जो वियना कांग्रेस के बाद सामने आई थी। ठीक है, इस समय अनेक क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे और उन्होंने अनेक गुप्त संगठन बना लिए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किए थे, अनेक गुप्त संगठन, यानी छुपा हुआ एक संगठन बना लिए थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इटली में क्रांतिकारी ज्यूसेppe मेतसनी द्वारा इटली के एकीकरणीय हेतु प्रयास किए गए। ठीक है, इटली के एकीकरणीय हेतु क्या किए गए, प्रयास किए गए। इस उद्देश्य के लिए उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन भी बनाया। किसने बनाया था, अगर परीक्षा में पूछ दे यंग इटली और यंग यूरोप नामक संगठन किसने बनाया था, तो ज्यूसेppe मेतसनी द्वारा इटली के एकीकरणीय हेतु प्रयास किए गए थे। और इस उद्देश्य के लिए उसने क्या किया था, यंग इटली और यंग यूरोप का नामक संगठन भी बनाया था। ठीक है, अपने प्रयासों से अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है, क्या हुआ, सफल हुआ। और उसने राजतंत्रीय शक्तियों व रुधिरवादी शक्तियों को हरा दिया। ठीक है, क्या किया, हरा दिया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ठीक है, किसने, रुधिरवादी शक्तियों को हरा दिया। मैटरनिक जो था ने अपनी हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे बताया था, तो मैटरनिक को बताया था। ठीक है, मैटरनिक को बताया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। राजतंत्रीय रुधिरवाद के विरुद्ध उदारवादी राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, आयरलैंड और पोलैंड जैसे देशों में क्रांति की दिशा में प्रयास किए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली क्रांति जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई। ठीक है, इसे जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी जुलाई क्रांति कब हुई थी, 1830 ईस्वी में
कहाँ हुई थी? तो फ्रांस में हुई, ठीक है। कहाँ हुई थी जुलाई क्रांति 1830 में? तो फ्रांस में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। उसमें रुधिरवादी ताकतों को परास्त कर दिया गया, यानी परास्त मतलब हरा दिया गया, ठीक है। इसके बाद लुई फिलिप की अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई? तो लुई फिलिप की, ठीक है। किसकी? तो लुई फिलिप की। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो लुई फिलिप की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस घटना का सारे यूरोप पर प्रभाव पड़ा और वहां भी विद्रोह हुए, ठीक है। कहाँ हुए? वहां भी क्या हुए? विद्रोह हुए, ठीक है। फ्रांस के संदर्भ में मैटरनिक ने एक बार कहा था, देखिए मैटरनिक का भी एक शब्द था, ठीक है, और इसका अर्थ बहुत कड़ा है, ठीक है। फ्रांस के संदर्भ में मैटरनिक ने एक बार कहा था, क्या कहा था? जब फ्रांस छींकता है, कौन छींकता है? फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है, ठीक है। जैसे कह सकते हैं, ये भी इसका अर्थ हो सकता है कि जब भी फ्रांस में जो बदलाव होता है वो भी यूरोप में भी फैल जाता है, यानी कि यूरोप में भी वही बदलाव होना। देखिए देखिए, राष्ट्रवाद की सबसे अभिव्यक्ति जो चली थी फ्रांस से चली थी, ठीक है, उसके बाद यूरोप में भी फैल गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इंग्लैंड के औद्योगिकीकरण की दृष्टि से आगे होने का के कारण यूरोप के अन्य देशों के उद्योगों की परेशानियां बढ़ गईं, ठीक है। दूसरी ओर कुलीन वर्ग के कारण यूरोप के किसानों की दयनीय दशा हो गई। 1848 ईस्वी में इन्हीं कारणों से पेरिस के लोगों सड़कें पर उतर आए, ठीक है, सड़क पर उतर आए। जो दयनीय दशा हुई थी तो उससे क्या हुए? पेरिस के लोग जो थे सड़क पर उतर आए और उन्होंने विद्रोह कर दिया, ठीक है, यानी विद्रोह कर डाली। लुई फिलिप को भगाने के लिए विवश होना पड़ा, ठीक है। लुई फिलिप को क्या हुआ? भगाने के लिए विवश होना पड़ा। राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक नवीन गणतंत्र की घोषणा की गई, ठीक है। किसकी? नवीन गणतंत्र की क्या की गई? घोषणा भी की गई। अब देखते हैं। 1848 ईस्वी का वर्ष उदारवादियों की क्रांति का वर्ष कहलाता है, ठीक है। उदारवादियों की क्रांति का वर्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस समय फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ठीक है, हंगेरियन साम्राज्य के उदारवादियों मध्यम वर्गों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण हेतु क्रांतिकारी प्रयास किए गए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। और जर्मनी में सर्व जर्मन नेशनल असेंबली की जीत हुई, ठीक है। वहां सेंट पार्ल चर्च में 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट संसद में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अपना स्थान ग्रहण किया, ठीक है। जो प्रतिनिधि थे वो अपना स्थान ग्रहण किए। उनके द्वारा एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है। संविधान का क्या किया गया? प्रारूप तैयार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नए जर्मन राष्ट्र के लिए सेंट पार्ल चर्च में आयोजित फ्रैंकफर्ट संसद की अध्यक्षता हेतु प्रासा के राजा फेडरिक विल्हेम चतुर्थ को न्योता दिया गया और उन्होंने ताज पहनाने की कोशिश की गई। उन्हें क्या की गई? ताज पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन परंतु उनके द्वारा यह पेशकश अस्वीकार कर दिया गया। जैसे कि ताज पहनाने की जो कोशिश की गई, उन्होंने क्या किया? अब इस अस्वीकार कर दिया। इससे कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, ठीक है। कुलीन वर्ग और सेनाओं का क्या हुआ? विरोध बढ़ गया और असेंबली भंग कर दिया गई, ठीक है। असेंबली क्या हो गई? भंग हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जर्मनी में प्रशा के ऑटो वन बिस्मार्क द्वारा जर्मन के एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया। किसका नेतृत्व संभाला गया? तो जर्मन में प्रशा के ऑटो वन बिस्मार्क जो थे द्वारा जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व संभाला गया, या जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। बिस्मार्क के, देखिए ये भी पूछा सकता है कि जर्मन के एकीकरण में किसकी नेतृत्व भूमिका थी? तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी, ठीक है। बिस्मार्क के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से हुए युद्धों में प्रासा की जीत हुई। कितने वर्षों से? तो 7 वर्षों से जो युद्ध चल रही थी
उसमें प्रासा की जीत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण क्या हुआ? पूरा हुआ। इसके बाद 1871 ईस्वी में वर्सराय में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 को वर्सराय के महल के बेहद ठंडे शीश महल हाफ हॉल ऑफ मिसर्स, ठीक है, में नए स्वतंत्र जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मेतसनी और उसके द्वारा मॉसोई नामक स्थान पर गठित एक गुप्त संगठन यंग इटली के सदस्यों द्वारा इटली के एकीकरण हेतु प्रयास शुरू हुआ। ठीक है, इटली को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास शुरू हुआ, परंतु 1831 ईस्वी और 1848 ईस्वी में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह को असफलता प्राप्त हुई। इसके बाद इटली के एकीकरण हेतु विक्टर इमैनुएल द्वितीय, उसके मंत्री कावूर और जिसेपे गैरिबाल्डी ने प्रयास शुरू किया और अंततः उन्होंने विजय प्राप्त कर कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दिया क्या है। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन नामक एक समझौता हुआ था। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। और देखते हैं, इससे इंग्लैंड का स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व स्थापित हुआ। आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया और एक नए ब्रितानी राज्य का निर्माण हुआ। ठीक है, ब्रितानी राज्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 19वीं शताब्दी में एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की स्मृति को बनाए रखने हेतु प्रयास में स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीकों द्वारा मारियान के रूप में जन राष्ट्र का विचार दर्शाया गया। इस प्रकार जर्मनी राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया बन गई। ठीक है, क्या होगी? जर्मेनिया बन गई। और पता चलेगा कि जर्मेनिया क्या होती है और मारियान क्या होता है, उसका भी हम बताएंगे। ठीक है, उसे वीरता का प्रतीक बलूत वृक्ष के पत्तों का मुरमुट पहनने दर्शाया गया है। ठीक है, 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन क्षेत्र और वहां के निवासी स्लाव बने बाल्कन क्षेत्र का अधिकांश क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। ठीक है, क्या होते? अधीन थे। अब देखते हैं, बाल्कन क्षेत्र में तनाव के कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः यही बाल्कन क्षेत्र 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली कि उसका मतलब क्या होता है। निरंकुशतावाद। ठीक है, निरंकुशवाद या निरंकुशतावाद भी कह सकते हैं। अब देखिए, निरंकुशवाद क्या होता है? ऐसी शासन या शासन व्यवस्था, ठीक है, ऐसी शासन या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता। यह केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। उसे ही क्या कहते हैं? निरंकुशतावाद, निरंकुशवाद। ऐसी शासन व्यवस्था या शासन ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिस पर सत्ता पर कोई प्रकार का अंकुश नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्पनादर्श, इसे यूटोपिया भी कहा जाता है। कल्पनादर्श को क्या कहा जाता है? यूटोपिया भी कहा जाता है। इसमें ऐसे आदर्श समाज की कल्पना की जाती है जिसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है, अब देखते हैं जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके माध्यम से एक क्षेत्र में समस्त लोगों से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहते हैं। रुधिरवाद, ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं, रिवाजों और स्थापित संस्थाओं पर बल देता है। यह तीव्र परिवर्तन की उपेक्षा करते हुए धीरे धीरे परिवर्तन को प्राथमिकता देता है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। देखते हैं विचारधारा। विचारधारा एक ऐसी प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचारों का समूह
ठीक है। कह रहा है विचारधारा किसे कहते हैं? एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को दर्शाने वाले विचार का समूह। आगे बढ़ते हैं। नारीवाद स्त्री पुरुषों की सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक समानता को सोच के आधार पर महिलाओं के हितों और अधिकारों का बोध कराने वाली विचारधारा। ठीक है, कराने वाली क्या विचारधारा। आगे बढ़ते हैं। निर्जातीय ऐसे साझा नस्ली जन्म जनजातीय या संस्कृति उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिससे कोई समुदाय अपने पहचान मानता है। ठीक है। अब देखते हैं उदारवाद किसे कहते हैं। यह लैटिन भाषा के लिम्बर शब्द से बना है जिसका अर्थ है आजाद। यूरोप में मध्यम वर्गों के लिए इसका अर्थ है था व्यक्ति के लिए आजादी या कानून दृष्टि से समानता। ठीक है। उदारवाद ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, कि व्यक्तियों के लिए आजादी और कानून के दृष्टि से समानता, ये क्या है? उदारवाद है। ठीक है। घोषणा पत्र देख लेते हैं। घोषणा पत्र कहते हैं एक प्रकार का प्रपत्र। ठीक है, प्रपत्र जिसमें किसी प्रकार की घोषणाएं दी जाती है या दी होती हैं। ये घोषणाएं उस विषय से संबंधित होती हैं जिस पर यह आधारित होती हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रवाद वह भावना अथवा विचारधारा जिसके माध्यम से जनता में राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक एकीकरण संभव हुआ। ठीक है, एकीकरण क्या हुआ? संभव हुआ। अब देखते हैं प्रभुसत्ता राष्ट्रीय विषयों पर निर्णय लेने स्वतंत्र जो पहले राजतंत्रों के पास थी और राष्ट्रीय राज्यों के बनाने के बाद वहां के नागरिकों के पास आ गई। ठीक है, वो क्या थी? प्रभुसत्ता। आगे बढ़ते हैं। सत्ता संहिता। संहिता किसे कहते हैं? ऐसे नियमावली जिसमें नियमों की विस्तृत सूची होती है। ठीक है, क्या होती है? विस्तृत सूची होती है। आगे बढ़ते हैं। मताधिकार किसी भी विषय के निर्णय अथवा सरकार को चुनने की प्रक्रिया में जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार। ठीक है, जनता को प्राप्त मत देने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। महासंघ छोटी छोटी इकाइयों से बना एक बड़ा यह संघ यह राज्यों अथवा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक आदि किसी भी प्रकार की इकाइयों का सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र राज्य एक ऐसा आधुनिक राज्य जिसमें एक केंद्रीय शक्तियों की प्रभुसत्ता हो तथा उसके शासकों व नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव हो। आगे बढ़ते हैं। जर्मेनिया देखिए, ये जर्मेनिया आ गया। मारियान बताए थे कि पहले पढ़ेंगे। यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। ठीक है, कौन थी? जर्मेनिया जो थी जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुरमुट पहने हुए दर्शाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर में पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, 2 नंबर में क्या कर सकता है? पूछ सकता है प्रश्न, यह ध्यान रखिएगा। यह जर्मन राष्ट्र का रूपक थी। इसे वीरता के प्रतीक बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुरमुट पहने हुए दर्शाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मारियान फ्रांस में राष्ट्रवादी भावनाओं के रूप में दर्शाई गई एक नारी की छवि। यह रईसों का लोकप्रिय नाम था और इसे सिक्कों और डाक टिकटों पर दर्शाया गया था। ठीक है, अब देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां। महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ और लुई 16वें के शासन का अंत हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1797 ईस्वी में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत। आगे बढ़ते हैं। 1801 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड का मिलाप। ये देखिए महत्वपूर्ण तिथियां है। 1804 ईस्वी में नेपोलियन द्वारा नागरिक संहिता बनाया जाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1807 ईस्वी में जिसेपे मेतसनी का जन्म हुआ था।
कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 1814 से 1815 ईस्वी में नेपोलियन का पतन, वियना शांति संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1821 ईस्वी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ हुआ था। 1830 ईस्वी में फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। 1830 में क्या हुई थी? फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी। 1831 ईस्वी में मेतसनी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। और देखते हैं 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति आर्थिक परेशानियां से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिकी मजदूरों और किसानों की बगावत। ठीक है। और देखते हैं मध्यम वर्ग द्वारा संविधान व प्रतिनिध्यात्मक सरकार के गठन की मांग। इतावली, ठीक है, इतालवी, जर्मन, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार है ये, पोलिस, चेक आदि की राष्ट्रीय राज्यों की मांग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1859 से 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण। 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय इटली का शासक बना। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच युद्ध हुआ था। 1866 से 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1870 ईस्वी में इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 1871 ईस्वी में जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होनी। 1905 ईस्वी में हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में सल्वा राष्ट्र का मजबूत होना। 1914 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था आरंभ। आगे बढ़ते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न इसी माध्यम में देख लेते हैं। इसका आंसर भी दिखाएंगे। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में? तो हो जाएगा 1848 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कावूर, मेतसनी? तो हो जाएगा मेजनी या मेतसनी। ठीक है, दोनों एक ही नाम है। और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनानों को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? पेरिस की संधि, वर्सराय की संधि, वियना की संधि, कुस्तुतनिया की संधि? तो हो जाएगा हम लोग का डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर। फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1788, 1789, 1790, 1787? तो हो जाएगा हम लोग को 1789 ईस्वी में। और जो कि ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर। राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड? तो हो जाएगा फ्रांस से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? तो फ्रांस से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? 1871 में, 1872 में, 1876 में, 1880 में? तो हो जाएगा हम लोग का 1871 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 7 नंबर। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मन से, इटली से, फ्रांस से, इंग्लैंड से? तो हम लोग का हो जाएगा फ्रांस से था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी संस्कृत में ओग्जिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता, संसद? तो हो जाएगा राष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं 9 नंबर। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी? तो हो जाएगा हम लोग का इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर। ज्यूसेppe मेतसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था यंग इटली, फ्रांस, प्रूसिया, जर्मनी? तो हो जाएगा यंग इटली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में? तो हो जाएगा 1815 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ऑटोवन बार मिसबार्क का संबंध किस देश से था? इटली से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से? तो हो जाएगा हम लोग का जर्मनी से था। किससे था? जर्मनी से था। 13 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन से किससे 1871 में जर्मन का प्रथम राष्ट्र घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विल्हेम हैती प्रथम को, फ्रेडरिक विल्हेम हैती चतुर्थ को? तो विलियम प्रथम को। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 1789 ईस्वी में फ्रांस की किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र? तो हो जाएगा हम लोग का सीमित राजतंत्र था। ठीक है, सीमित राजतंत्र था। आगे बढ़ते हैं और यही लास्ट प्रश्न इस सेशन का। 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो इमैनुअल द्वितीय, जिउसेppe मेतसनी,
विलियम प्रथम, जर्मनी, मतलब जिसेपे गैरिबाल्डी, तो हो जाएगा हम लोग का इमैनुएल द्वितीय को। ठीक है, इमैनुएल द्वितीय को। देखिए इस वीडियो में हमने 15 एमसीक्यू किए, जो कि इस पेपर से आ सकता है, मतलब इस पार्ट से आ सकता है, और इसका शॉर्ट समरी भी किए, और इसमें महत्वपूर्ण पदावली, मतलब कि जो जो जैसे मारियान किसे कहते हैं, जर्मेनिया किसे कहते हैं, नारीवाद क्या है, उदारवाद क्या है, ये सब देखे, और हम लोग इसको शॉर्ट समरी के माध्यम से समझे इस पार्ट को। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।